हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। इस माइक्रो सर्विस सीरीज के लेक्चर 1 में हम कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कैसे बिल्ड करते हैं वो ग्राउंड लेवल से समझेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट इंटरप्राइज लेवल होगा जिसमें हम बनाएंगे प्रोडक्ट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, कार्ड सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, ऑथ सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, एपीआई गेटवे, सर्विस रजिस्ट्री, कॉन्फ़िग सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग प्लस इवेंट मैसेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट से, जो कि है व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, क्योंकि पूरा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट इसी आर्किटेक्चर पर बिल्ड होगा। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट सर्विस में ब्रेक कर देना। मतलब एक बड़ा मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाने के बजाय हम एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट को अलग अलग माइक्रो सर्विस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि माइक्रो सर्विस के थ्रू हम मॉड्यूलरिटी अचीव करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि लूजली कपल्ड सर्विस। मतलब हर माइक्रो सर्विस अपनी इंटरनल लॉजिक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब एक सर्विस का कोड चेंज करने पर दूसरी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होती, ब्रेक नहीं होती है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट सर्विस को अपडेट करना है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस को ही अपडेट करके डिप्लॉय करोगे। आपको ऑर्डर, कार्ड, पेमेंट, नोटिफिकेशन इन सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करते हो तो उसमें पूरा के पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से रिस्टार्ट करना होता है। तो ये एक एडवांटेज है माइक्रो सर्विस का। इसके बाद है इंडिपेंडेंट डेटाबेस। मतलब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हर सर्विस अपना सेपरेट डीबी रख सकती है। जैसे कि अगर प्रोडक्ट सर्विस है तो उसका डीबी है प्रोडक्ट डीबी, ऑर्डर सर्विस ने अपना अलग डीबी बना रखा है ऑर्डर डीबी, एंड ऑथ सर्विस ने अपना डीबी बना रखा है यूजर डीबी। इसी तरह से जो भी सर्विसेज हैं वो अपना अलग डीबी बना सकती हैं। इससे डेटा आइसोलेशन होता है और रियल कंकरेंसी अचीव होती है। इसके बाद है सेपरेट स्केलिंग। मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्ट सर्विस पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस को स्केल कर सकते हो, पूरे एप्लीकेशन को स्केल करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद है टीम वाइज डेवलपमेंट। मतलब इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अलग अलग सर्विस अलग अलग टीम हैंडल कर सकती हैं। जैसे एक टीम प्रोडक्ट सर्विस पर काम कर रही है और दूसरी टीम कार्ड पर, तीसरी पेमेंट पर। इस तरीके से टीम अलग अलग सर्विस पर काम करती है। इससे डेवलपमेंट स्पीड 3 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। फिर फॉल्ट आइसोलेशन। इसका मतलब है कि अगर पेमेंट सर्विस डाउन हो जाती है तब भी बाकी की सर्विस चलती रहेंगी। मतलब अगर पेमेंट सर्विस डाउन हो गई तो जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे प्रोडक्ट ब्राउजिंग, कार्ड, लॉगिंग, जो भी सर्विस है वो आप यूज कर पाओगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को देखिए। वहां पर प्रोडक्ट लिस्टिंग, कार्ड, ऑर्डरिंग, पेमेंट, डिलीवरी, नोटिफिकेशन, सर्च, यूजर अकाउंट, ये सब अलग अलग सर्विसेज होती हैं। इसी तरह से ही सारी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप की जाती हैं। अगर ये सब एक ही मोनोलिथिक कोड बेस पे बनाई जाए तो कोड हैवी होगा, स्केलिंग प्रॉब्लम होगी, बग फिक्स करने में भी इशू आएगा, डिप्लॉयमेंट भी रिस्की हो जाता है एंड टीम कोलैबोरेशन भी बिगड़ जाता है। इसलिए इंडस्ट्री माइक्रो सर्विस को ही यूज करती है। अब माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन है वो 2 तरीके के होते हैं। एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है और दूसरा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है वो हम HTTP के थ्रू अचीव कर सकते हैं एंड असिंक्रोनस के लिए मैसेजिंग का यूज करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस दोनों तरह के कम्युनिकेशन को यूज करेंगे। मतलब कुछ सर्विस सिंक्रोनस कैटेगरी की होंगी। मतलब जब 2 सर्विस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो वो सिंक्रोनस भी होगा एंड असिंक्रोनस भी होगा। सिंक्रोनस के लिए हम रेस्ट API, ओपनफिन, गेटवे राउटिंग, ये सारी चीजें यूज करते हैं। एंड असिंक्रोनस के लिए मतलब अगर हमें मैसेजिंग यूज करना है तो उसके लिए काफका, RabbitMQ, ये सारी चीजें यूज करेंगे।
अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट होगा इसमें कितनी माइक्रो सर्विसेज यूज करेंगे, मतलब कौन कौन सी मेजर माइक्रो सर्विस होंगी जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो हमने पूरे प्रोजेक्ट को मेजर 7 माइक्रो सर्विस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑथ सर्विस, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, JWT टोकन एंड रोल बेस्ड एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है प्रोडक्ट सर्विस, इसमें प्रोडक्ट, क्रड, कैटेगरी, सर्च, फिल्टर, सॉर्टिंग, ये सारे लॉजिक इंक्लूडेड होंगे। फिर है इन्वेंट्री सर्विस, इसमें स्टॉक चेक, स्टॉक अपडेट, ऑर्डर के बाद क्वांटिटी रिड्यूस करना, ये सब कुछ इन्वेंट्री सर्विस में होगा। फिर है कार्ट सर्विस, इसमें ऐड आइटम, रिमूव आइटम, अपडेट क्वांटिटी, ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। फिर है ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस के अंदर प्लेस ऑर्डर, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, ऑर्डर इवेंट्स, ऑर्डर हिस्ट्री, ये सब चीजें रहेंगी। इसके बाद पेमेंट सर्विस भी बनाएंगे, इसमें पेमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट इवेंट्स एंड रोजर पे इंटीग्रेशन, ये सब चीजें सीखेंगे। एंड लास्ट में बनाएंगे हम नोटिफिकेशन सर्विस, इसमें हम ईमेल या SMS नोटिफिकेशन एंड काफका कंज्यूमर का यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सर्विस का यूज करेंगे जिनको सपोर्टिंग सर्विस भी कहा जाता है। एंड इन सर्विस को यूज करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन सर्विस के बिना कोई भी माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट एक्चुअली में प्रोडक्शन रेडी तैयार नहीं हो सकता। मतलब कोई भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सिर्फ इंडिविजुअल सर्विसेज से नहीं बनता, इसके लिए हमें सपोर्टिंग सर्विस का यूज करना पड़ता है। एंड इस प्रोजेक्ट में हम मेजर 6 सपोर्टिंग सर्विसेज का यूज करेंगे, जो है API गेटवे, सर्विस रजिस्ट्री, कॉन्फिग सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग एंड मैसेज ब्रोकर। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है API गेटवे। गेटवे मीन्स सिंगल एंट्री पॉइंट ऑफ इंटायर सिस्टम, मतलब गेटवे की वजह से डायरेक्ट एक्सेस माइक्रो सर्विस को नहीं मिलता। गेटवे के बहुत सारे काम होते हैं, मतलब अगर यूजर को किसी माइक्रो सर्विस को यूज करना है तो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा उस माइक्रो सर्विस का, उसको पहले गेटवे जाना पड़ेगा और गेटवे से होते हुए उस माइक्रो सर्विस तक जाएगा। इसके अलावा भी गेटवे के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज राउटिंग, मतलब अगर यूजर /प्रोडक्ट कॉल करता है तो गेटवे प्रोडक्ट सर्विस को फॉरवर्ड करेगा, एंड अगर यूजर /ऑर्डर कॉल करता है तो गेटवे ऑर्डर सर्विस को फॉरवर्ड करेगा। ये सब इस वजह से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सारी राउट मैपिंग गेटवे में ही होती हैं। इस वजह से गेटवे को पता होता है कि किस माइक्रो सर्विस का क्या URL है, एंड जब भी आप कॉल करते हो तो गेटवे उस URL को फॉरवर्ड कर देता है आपकी रिक्वेस्ट। दूसरा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फिल्टर्स, मतलब जब यूजर लॉगिन करेगा तो ऑथ सर्विस JWT टोकन देगी एंड गेटवे हर रिक्वेस्ट पर उस टोकन को वैलिडेट करेगा। इससे सिक्योरिटी भी सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। इसके बाद है रिक्वेस्ट थ्रोटिंग या रेट लिमिटिंग। तो इसमें क्या होता है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, इससे कि DDoS अटैक अवॉइड हो जाता है। इसके बाद लोड बैलेंसिंग, इसमें गेटवे क्या करेगा, सर्विस रजिस्ट्री से इंस्टांस डिस्कवर करेगा एंड बेस्ट इंस्टांस चूज करेगा। इस वजह से लोड बैलेंसिंग भी अचीव हो जाता है। इसके बाद है क्रॉस कटिंग कंसर्न, मतलब गेटवे के थ्रू हम कोर्स, लॉगिंग, हेडर, रीट्राई पॉलिसी, ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी सपोर्टिंग सर्विस है सर्विस रजिस्ट्री, इसमें हम यूज करेंगे यूरेका सर्वर। इसका यूज हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, इसलिए हार्ड कोडेड IP एड्रेस इम्पॉसिबल होता है। इसमें यूरेका एक डिक्शनरी की तरह होता है जहां सारी सर्विसेज रजिस्टर होती हैं। हम जो गेटवे यूज करते हैं वो यहीं से ही अपनी सर्विस डिस्कवर कर पाते हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर कार्ड सर्विस ने प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करना है तो कार्ड सर्विस पहले जाएगा यूरेका के पास एंड यूरेका प्रोडक्ट सर्विस इंस्टांस लिस्ट से बेस्ट इंस्टांस चूज करेगा और उसी इंस्टांस को फिर कॉल करेगा। इसमें हम कोई भी हार्ड कोडेड URL यूज नहीं करते हैं, फुल्ली डायनेमिक सिस्टम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्फिग सर्वर, इसमें हम यूज करेंगे स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर का। अब इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि
प्रोजेक्ट में बहुत सारे कॉन्फ़िग फाइल इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सैकड़ों कॉन्फ़िग फाइल हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे कि DB URLs, काफका कॉन्फ़िग, ईमेल कॉन्फ़िग, JWT सेक्रेट, लॉगिंग कॉन्फ़िग, फीचर टॉगल, रेट लिमिट्स, इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ़िग फाइल अपने पास होती हैं एंड इन सभी को मैनुअली मेंटेन करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सारी कॉन्फ़िग फाइल को एक ही गिट रेपो में रखते हैं, सारी माइक्रो सर्विस यहीं से अपनी कॉन्फ़िग लोड करते हैं एंड रन टाइम पर भी कॉन्फ़िग रिफ्रेश पॉसिबल होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, इसमें हम यूज करेंगे स्लथ या जिपकिन का, क्योंकि जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ट्रेसिंग काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर कहीं एरर आ जाती है तो उसको ट्रेस कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है। मतलब अगर कहीं भी एरर आ जाती है तो ये पता करना कि किस सर्विस पर इशू आया है, ये बहुत ही टफ हो जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग क्लाउड स्लथ। ये हर रिक्वेस्ट का ट्रेस आईडी और स्पैन आईडी जनरेट करता है, जिससे कि ट्रेस करना इजी हो जाता है। या फिर हम जिपकिन सर्वर का यूज कर सकते हैं। ये हमें एक डैशबोर्ड देता है जहां पर हम देख सकते हैं किस रिक्वेस्ट ने कौन सी सर्विस को कॉल किया है, कितना टाइम लगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, किस माइक्रो सर्विस में एरर है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग। इस सर्विस का यूज हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब प्रोजेक्ट रन होता है, लोग यूज करते हैं, तो उसमें मल्टीपल लॉगिंग जनरेट होते हैं। मतलब अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग लॉगिंग जनरेट होते हैं। मतलब ऑथ लॉगिंग अलग जनरेट होता है, प्रोडक्ट लॉग्स अलग बनते हैं, ऑर्डर लॉग्स अलग, पेमेंट लॉग्स, नोटिफिकेशन लॉग्स, मल्टीपल सर्विस के मल्टीपल लॉग्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हम यूज करते हैं ELK स्टैक या लोकी प्लस प्रोमटेल। इनको यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे माइक्रो सर्विसेज के लॉग हैं वो एक ही डैशबोर्ड में शो हो जाते हैं। लाइव लॉग स्ट्रीमिंग होती है, एरर डिटेक्ट करने में इजी रहता है एंड लॉग्स को फिल्टर एंड सर्च करना भी इजी हो जाता है। इसके बाद है मैसेज ब्रोकर। इसमें हम यूज करेंगे काफका या RabbitMQ का। इसका यूज हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो ई-कॉमर्स साइट होती हैं उनमें इवेंट बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है। मतलब एक के बाद एक इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे ऑर्डर प्लेस्ड, पेमेंट वेरीफाइड, ईमेल ट्रिगर, SMS ट्रिगर। ये सब अगर सिंक्रोनाइज HTTP कॉल पे चलते तो इन सब इवेंट में बहुत टाइम लग जाता, हाई डिले, सिस्टम भी स्लो हो जाते हैं, सर्विस क्रैश भी हो सकती है एंड टाइम आउट इश्यूज भी आते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे यूज करते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का, जैसे कि काफका। तो काफका क्या करेगा, माइक्रो सर्विस को लूजली कपल्ड बनाता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन अलाउ करता है। इसके अलावा इवेंट्स को वर्स्ट केस लोड में भी हैंडल करता है। अब बात करते हैं कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्यों बनाना चाहिए, क्यों डेवलप करना चाहिए माइक्रो सर्विस के साथ। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करने की वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला है हाई स्केलेबिलिटी। आप अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के स्केल कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इजी मेंटेनेंस हो जाता है, टीम वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इजीली, इवेंट ड्रिवन परफॉर्मेंस भी अचीव कर सकते हैं एंड इसके थ्रू रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी फॉलो होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।